दोस्तों, आज हम लोग अपेक्स लर्निंग विद सूरज स्टडी चैनल पे आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मूल कॉन्सेप्ट। इस मूल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक जानकारियाँ पता होनी चाहिए, जैसे कि एटम क्या है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इस तरीके के जितनी भी जानकारियां हैं बेसिक, वो सारी आपको पता होनी चाहिए मूल कॉन्सेप्ट जानने से पहले। तो आज के वीडियो में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट की ये जो बेसिक जानकारियां हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए एटम क्या है। तो आपने क्लास 9th में, है ना, एटम का डेफिनेशन पढ़ा होगा एंड डाल्टन्स ने अपना एक एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट किया था, बताया था, उसको भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें डाल्टन ने ये बोला था कि जो भी मैटर होते हैं, मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है, जिसके बारे में भारत के एक ऋषि थे जिनका नाम था कनाद ऋषि, उन्होंने भी बताया था। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो एटम है उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे चल के इसमें क्या मिली, कुछ गलतियां मिली, जिसके कारण से जो है हमें ये पता चला कि जो डाल्टन्स की थ्योरी थी वो कुछ हद तक सही भी थी, कुछ गलत भी थी। ठीक है, तो आज हम लोग एटम्स को डिवाइड भी करते हैं एंड डिवाइड करके उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते भी हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैसा कि डाल्टन सर ने बोला कि एटम जो होता है वो क्या होता है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। तो एटम क्या है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। ये क्या है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला था कि मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में क्या, एटम्स को जो है वो सब एटॉमिक पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें कम से कम 3 के नेम तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन है, उसके बाद एक और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। इस सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आप जानते हैं, और ये 9th क्लास में बताया भी जाता है कि जितने भी एटम्स हैं वो इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं क्या। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक कि जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं, तो हम लोग एटम कहते हैं। एटम को फर्दर डिवाइड किया गया जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगे, इलेक्ट्रॉन के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, प्रोटॉन के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, न्यूट्रॉन के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल के फॉर्म में इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक तरफ लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, फिर ले लेते हैं हम लोग किसको, प्रोटॉन को, एंड देन हम लोग ले लेते हैं न्यूट्रॉन को। ठीक है, अब देखिए क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं किससे रिलेटेड। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं किसको, और नेचर ऑफ चार्ज को, है ना। किसको ले लेते हैं, नेचर ऑफ चार्ज, मतलब इस पे चार्ज किस प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। एंड जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई दिक्कत। ठीक, अब उसके बाद बात करें कि इसकी मास कितने होते हैं। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है, 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना। कितना होता है, 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg। और प्रोटॉन पे कितना मास होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके बाद अगर न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो कितना होता है, 1.6749
इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। कितना होता है 1.6749 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ना। तो इस पे अगर चार्ज की बात करें तो जनरली देखिए, जो अगर हम चार्ज की बात करें, जो क्यू होता है, क्यू की चार्ज से दिखाते हैं क्यू को, तो अगर हम क्यू की बात करें तो चार्ज जनरली वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बस इसके पीछे माइनस लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो इस पे प्लस चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि ये प्लस चार्ज में होता है, तो प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता ही कैसा है, न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज कितना हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। और न्यूट्रॉन की बात करें तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, कैसा होगा वो न्यूट्रल होगा। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई हो। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसमें देखना चाहे तो कुछ देख के बता सकते हैं, इसको कुछ ऑब्जर्व करना चाहे तो ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन का मास है एंड जो न्यूट्रॉन का मास है, किसका किसका मास, प्रोटॉन का मास एंड न्यूट्रॉन का मास, अगर गौर से देखें तो थोड़ा सा ही बस अंतर है। अप्रोक्सीमेट देखें तो दोनों क्या है मास में इक्वल है ना। दोनों का मास कैसा है इक्वल है। अगर स्लाइटली हम लोग देखें तो दोनों का मास क्या है इक्वल है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि mass of proton is approximate equal to mass of neutron, क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इसमें भी आ रहा है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इसमें भी आ रहा है, बस थोड़े का डिफरेंस है। तो क्या इस बेसिस पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के क्या होगा अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। कोई दिक्कत इस बात में नहीं ना। ठीक है, अब देखिए एक चीज और देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में किसका मास ज्यादा होगा और किसका मास कम होगा, तो आप लोगों ने क्लास 8 में एक्सपोनेंट का एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें ये बताया जाता है कि पावर में वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होगी उसका वैल्यू उतना छोटा हो जाएगा, एंड वैल्यू जितनी छोटी होगी उसका वैल्यू उतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये कितना है माइनस का 31 है, और ये दोनों कितना है माइनस का 27, क्या है माइनस का 27। तो अगर उस मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट को देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है लाइटर वेट का हो जा रहा है, एंड उसमें जो है न्यूट्रॉन सबसे हैवियर वेट का हो जा रहा है, एंड देन कौन आता है प्रोटॉन। तो अगर हम लोग बात करें, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो बड़ा होगा किससे मास ऑफ प्रोटॉन से, एंड वो ये दोनों बड़े होंगे किससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी यही पता चला, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे मैथमेटिकली क्या देखा कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है अप्रोक्सीमेट इक्वल है ना, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन का वेट होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा कम होगा। ठीक है, ये बात समझ आया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन से जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा बहुत ही कम हो जाएगा। रीजन क्या है कि ये सब 10 टू द पावर माइनस 27 में, और ये कितना 10 टू द पावर माइनस 31 है ना। तो 40 एक्स्ट्रा आएंगे पॉइंट में, आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों क्या अप्रोक्सीमेट इक्वल है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन से ये क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझे आप। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये मान लीजिए कि मैं बनाता हूँ एक एटम। ठीक है, क्या बनाता हूँ मैं, ये मान लीजिए कि ये क्या है हमारा एक एटम है। ठीक है, ये क्या है एक एटम। ठीक है, ये क्या हमारा एक एटम। ठीक है,
इस एटम के सेंटर में क्या होता है, ये सबको पता होगा। एटम के सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूक्लियस। क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो क्या पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, है ना। कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो एक होता है प्रोटॉन। क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन एंड एक कौन होता है, न्यूट्रॉन। कौन कौन होता है, प्रोटॉन एंड एक होता है न्यूट्रॉन, है ना। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन सा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इसका, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा है, रीजन देखिए। रीजन क्या है कि यहां से जो हम देखें, यहां से क्या दिखा, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत कम है ना। खैर ये तो बाहर ही रहता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम इस दोनों की बात करें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो बचा कौन, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, इसलिए इसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस का। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स रहते हैं, सब पार्टिकल्स कौन कौन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको एक साथ एक नेम से जानते हैं। इसको एक साथ क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। इसको एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों को एक साथ क्या बोल देंगे, न्यूक्लियॉन। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियॉन रहता है। जिस न्यूक्लियॉन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपने ये भी सुना होगा कि जो एटम का मास आता है ना, जिसको मास नंबर कहते हैं, तो वो जो मास आता है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से आता है। किससे आता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। किससे आता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एटम है, इस एटम का जो मास नंबर आता है, इस एटम का जो मास नंबर आता है वो किससे आता है, तो वो आता है न्यूट्रॉन से एंड प्रोटॉन से। किससे आता है, न्यूट्रॉन से एंड प्रोटॉन से। ठीक है, किससे आता है, न्यूट्रॉन से एंड प्रोटॉन से। तो यहां से हमको एक बात पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को तो निगलेक्ट ही कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, निगलेक्ट। ऐसा क्यों, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो है इस एटम में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन भी तो है। लेकिन जो मास नंबर आ रहा है वो किससे आ रहा है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। किससे आ रहा है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। अब ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन कहे गए, इलेक्ट्रॉन का मास कहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इसको निगलेक्ट कर दिया गया। ये भाई साहब एटम के अंदर आए, एटम के बाहर जाएं, रहें ना रहें, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मास नंबर को, है ना। तो इसलिए जो मास नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का सम होता है। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, मास नंबर से इसको क्या बना दिया गया है, मास नंबर से इसको कर दिया गया है निगलेक्ट। क्या कर दिया गया है, निगलेक्ट। मतलब इस भाई साहब का मास नंबर में कोई रोल ही नहीं है। इस भाई साहब का किसी भी एटम के मास नंबर बनाने में कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक, अब आपने 9th क्लास में एक चीज और पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, देखिए ये बखूबी पढ़ाया जाता है कि किसी भी एटम पे, किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है, किसी भी जो एटम पे चार्ज होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एटम इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल। अब इसका मतलब कैसे, न्यूट्रल कैसे हुआ, तो अब देखिए अगर हम गौर करें तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं हुआ भाई साहब, पहले से न्यूट्रल है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इफेक्ट दो ही को करेंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब बात करें, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। अगर हमको न्यूट्रल बनाना है दैट मीन्स इस दोनों का सम कितना आना चाहिए, जीरो। अगर हमको एटम को न्यूट्रल बनाना है तो इस दोनों का सम कितना आना चाहिए, जीरो। तभी हम क्या कर पाएंगे, एटम को न्यूट्रल बना पाएंगे, अदरवाइज एटम न्यूट्रल बनेगा नहीं, है ना। अगर इस दोनों का सम अगर जीरो नहीं आएगा तो ऐसा होगा नहीं,
है ना, और इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि पक्का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते होंगे, इक्वल। इक्वल होंगे तभी तो इस पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज पॉजिटिव में आएगा। फिर दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, न्यूट्रल, जीरो चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से ये जो न्यूट्रल बन रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक एटम में, है ना, इन अ एटम, इन अ एटम, एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। यहां से तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि एक एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। इसीलिए, इसीलिए एटम नेचर में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई हो, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख ही दे रहा हूं कि इसके अनुसार से देखें तो हम लोग एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं, क्या कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली, है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली heavier than मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते कि थोड़ा सा ही मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर चलते हैं किस पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम पे, कि एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं। अच्छा, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। अब हेडिंग डालते हैं, क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोगों ने एटम के बारे में देखा कि एटम का डेफिनेशन देखा, एटम के सब पार्टिकल्स देखे और उससे बनने वाले कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें देखें, ठीक है। अब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं और जानते हैं कि एटम जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। एटम को देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक एटम है, एक्स क्या है, एक एटम है, ठीक है। इस एटम में यहां पे जो है नीचे साइड क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं यहाँ, एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। एक्स क्या है हमारा, मान लिए कि ये कोई एटम है, क्या है, ये कोई एटम है। एंड नीचे साइड क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, जिस एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। उसके बाद देखिए ऊपर साइड, ऊपर साइड लिखा जाता है किसको, मास नंबर को। किसको लिखा जाता है, मास नंबर को, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मास नंबर को ए से किया जाता है, ठीक है। तो एक्स क्या हुआ, हमारे एक एटम हुआ, जिसके नीचे साइड क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। एंड इसके ऊपर साइड क्या लिखा जाता है, मास नंबर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब चलिए, इसका मतलब है कि अगर इसी को मैं थोड़ा सा और ड्राइव करके लिखूं, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स कोई क्या है, एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के नीचे क्या लिखा जाता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर को, और ऊपर किसको लिखा जाता है, ए मतलब मास नंबर को। क्या लिखा जाता है, ऊपर ए मतलब मास नंबर को और नीचे किसको लिखते हैं, जेड मतलब एटॉमिक नंबर को। अब सर ये एटॉमिक नंबर क्या है ना, एटॉमिक नंबर क्या है, तो देखिए एटॉमिक नंबर बच्चे कुछ और नहीं है, सिंपल सा ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का जो पोजीशन है वो कौन बताता है, उसका एटॉमिक नंबर बताता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया, किसी भी एलिमेंट का जो पोजीशन होगा पीरियोडिक टेबल में वो क्या होगा, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर। इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैं सबसे पहले, है ना, सबसे पहले लेता हूँ सोडियम को, किसको लिया,
सोडियम को। सोडियम से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, है ना। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आप लोगों को पता होगा, कितना होगा 11, तो इसको नीचे लिखेंगे, है ना। और इसका आप लोगों को मास नंबर भी पता होगा 23, जिसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आया। चलिए अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं, किसको, दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं मैग्नीशियम को। किसको ले लेते हैं, मैग्नीशियम को। ठीक है, ले लिए। अब इसमें मैग्नीशियम में जो है वो एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो ये एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका एटॉमिक इसका मास नंबर कितना होता है, तो 24 होता है। ठीक, मास नंबर कितना हो गया 24। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका, कैल्शियम का। किसका ले लिए, कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का भी ले लिए। हमको पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, एंड इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है। ठीक है भाई, हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लिया जाए इस बार, चलिए ऑक्सीजन का लेते हैं। किसका लेते हैं, ऑक्सीजन। भाई साहब बहुत जरूरी है ना, ये नहीं आएगा तो फिर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। ठीक, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16। एटॉमिक मास कितना होता है 16। ठीक है, ये क्या था, एटम का रिप्रेजेंटेशन था। एटम को ऐसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। ये देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग जानकारियां निकाल सकते हैं, क्या क्या नॉलेज गेन हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या पढ़ा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। हाँ, अभी तो मैंने बताया था, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए होता क्या है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर आता है, वो एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं एक्चुअल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर आता है वो क्या होता है एक्चुअल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अभी हम लोगों ने एक बात क्या जाना कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या बताते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बताते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये बात बहुत बढ़िया समझ आई। ठीक है, तो क्या पता चला कि जो किसी भी एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर बताता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताएगा। तो क्या यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं इस बात को कि एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं, जेड इज इक्वल टू होगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। होगा कि नहीं होगा, हम लोगों को ये दो कॉन्सेप्ट से यही बातें पता चली है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। आई होप कि कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होगी। हमने क्या देखा कि कोई भी एटम जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर हमको ये पता चला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वही एटॉमिक मास, वही एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या है, वही एटॉमिक नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जो होगा वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन के तो इक्वल है ही, क्योंकि वही बनाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तो लगे हाथ एक बात और देख ही लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि कोई भी जो एटम होता है, अभी हमने देखा कि कोई भी जो एटम होता है ना, एटम जो होता है उस एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस में रहता कौन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन रहता है, तो पता चला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जिसको एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और पूरा का पूरा एटम का जो मास नंबर आता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसी न्यूक्लियॉन पे। किस पे डिपेंड करता है, इसी न्यूक्लियॉन पे। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग वापस मिलते हैं इससे आगे के कॉन्सेप्ट को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा
and see you. Thank you. Have a nice day.